आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा रियल केस जो शायद आपने पहले कभी इस तरह से नहीं सुना होगा। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ एक पीसफुल सिटी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, पेरेंट्स अपनी डेली लाइफ में बिजी थे, लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे जापान के सबसे खतरनाक केसेस में से एक जगह ले लिया। ये है 1997 का कोबे चाइल्ड मर्डर्स केस। एक ऐसा केस जो सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि एक डार्क रियलिटी दिखाता है। ये केस जापान के कोबे सिटी में मई से जून 1997 के बीच हुआ। कोबे एक मॉडर्न और सेफ सिटी थी जहां क्राइम रेट बहुत कम था। लोग अपनी साधारण और सुकून भरी जिंदगी जीते थे, अपने बच्चों को बिना किसी डर के स्कूल भेजते थे। लेकिन 1997 में एक के बाद एक ऐसे घटनाएं होने लगी जिन्होंने शांति भरी शहर का माहौल बदल दिया। फरवरी और मार्च महीने के आसपास कुछ बच्चों पर अचानक हमले हुए। एक 10 साल की लड़की पर ब्रूटल अटैक्स हुआ। कुछ बच्चे इंजर्ड हुए। इन अटैक्स की सबसे कॉमन बात ये थी कि ये ज़्यादातर सुनसान जगह पर होते थे। कोई विटनेस नहीं होता था और किलर आसानी से क्राइम करके निकल जाता था। पुलिस पहले कंफ्यूज थी, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ये कोई रैंडम नहीं बल्कि एक पैटर्न है और इस सब के पीछे एक इंसान का ही हाथ है। 27 में ये वो दिन था जब इस केस ने अपना सबसे डार्क टर्न लिया। जून हासे, एक 11 साल का स्कूल बॉय, वो अपनी डेली रूटीन फॉलो कर रहा था। स्कूल गया, क्लासेस अटेंड की और फिर घर वापस आने के लिए निकला, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंच पाया। जब जून घर नहीं लौटा, उसके पेरेंट्स घबरा गए। उन्होंने उसके दोस्तों से पूछा, टीचर्स से कांटेक्ट किया, आसपास एरियाज में ढूंढा गया, लेकिन जून का कोई पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। सर्च ऑपरेशन के कुछ दिन बाद जून की बॉडी एक सुनसान माउंटेन एरिया में मिली। कंडीशन बहुत डिस्टर्बिंग थी। ये क्लियरली एक ब्रूटल क्राइम था क्योंकि उसका शरीर बिना सिर का पाया गया। एक छोटे मासूम बच्चे से क्यों और किसकी दुश्मनी थी कि उसे इतना दर्दनाक तरीके से मारा गया। पुलिस के लिए ये एक मेजर शॉक था क्योंकि ये कोई सिंपल किडनैपिंग या एक्सीडेंट नहीं था। अब आता है सबसे खतरनाक और शॉकिंग चीज़ की खुलासा होना। 2 जून को जून हासे का एक प्लास्टिक बैग में कटा हुआ सर टोमो गांव का हाई स्कूल गेट के सामने मिला। देखकर लग रहा था कि किसी ने दूसरी जगह से लाकर स्कूल के सामने रखा हो। मतलब ये काम जानबूझकर किया गया था और शायद किलर ने अपने हैवानियत कांड को सबके सामने लाने के लिए किया होगा। किलर चाहता था कि उसका डर पूरे शहर में फैल जाए। किलर ने सिर को काटने के साथ हासे के सिर को और भी छोटे छोटे घाव दिए। उसके दोनों आँखों को निकाला गया था। दोनों गालों पर चीरने की निशान थी और जीभ को भी काटने की कोशिश किया गया था। अब और एक अजीब बात था कि हासे की मुंह में एक छोटा सा नोट मिला। उस नोट में वर्टिकल में सेंटेंसेस लिखा हुआ था। उसी दिन न्यूज़पेपर्स में इस नोट के बारे में छपवाया गया और उस नोट में लिखा था, अब खेल शुरू होता है। बेवकूफ़ पुलिस वाले, मुझे रोकने की कोशिश करो। मुझे मारने में बहुत मज़ा आता है। लोगों को मरते देखना मेरा सौभाग्य है। उन घिनौने निकम्मों के लिए मौत ही सज़ा है। लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी का बदला खून खराबे से लिया जाएगा। साकाकीवारा, द स्कूल मर्डरर। इस नोट को पढ़ने के बाद ये साफ था कि किलर की दिमागी हालत सही नहीं था। सीधे शब्द में कहे तो ये किलर एक साइको था और ये नोट पुलिस वालों के लिए एक चैलेंजिंग मैसेज था। उसने आसपास के लोगों को वेजिटेबल्स यानी सब्जियां कहकर प्रेफर किया था। अभी तक जितने भी सबूत मिले थे, इन सभी से एक बात क्लियर था कि ये किलर साइको के साथ साथ हैवान था और अटेंशन चाहता था। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने केस को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी। इन्वेस्टिगेशन और भी फास्ट हो गई। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग शुरू हो गई
और लेटर्स का डिटेल्ड एनालिसिस हुआ। जैसे ही कटा हुआ सर और नोट मिला, पुलिस ने तुरंत उस एरिया को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। हर पॉसिबल एविडेंस कलेक्ट किया गया। प्लास्टिक बैग, नोट और सराउंडिंग एरिया सब एग्जामिन किया गया। इस केस में नोट सबसे इम्पोर्टेंट सबूत था। किलर ने छोड़े हुए नोट ने इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। पुलिस ने हैंडराइटिंग एनालिसिस किया, लैंग्वेज और राइटिंग स्टाइल को स्टडी की। उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ आई कि किलर एजुकेटेड था, उसकी वोकाबुलरी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन राइटिंग में बचपना था। इसका मतलब किलर शायद यंग हो सकता है। ये एक टर्निंग पॉइंट था। एक्सपर्ट्स की हेल्प से किलर का प्रोफाइल बनाया गया। किलर अटेंशन चाहता था। उसे कंट्रोल और पावर को महसूस करना पसंद था। वो सोसाइटी में अपना डर को ट्रेड करना चाहता था और ये भी क्लियर था कि किलर इमोशनली डिस्टर्ब था। पुलिस ने आसपास के एरियाज में पूछताछ शुरू की। आसपास के स्कूल्स के स्टूडेंट पर फोकस किया गया। सस्पिशियस बिहेवियर वाले लोगों को ट्रैक किया गया। गायब हुए बच्चों के केसेस और हमला हुए लोकेशन को मैप किया गया। एक पैटर्न सामने आया। किलर लोकल एरिया को अच्छे तरह से जानता था। इतने मेहनत के बाद जून 28 में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक सस्पेक्ट मिला, जो 14 साल का शिनिचिरो आजुमा एक स्कूल लड़का था। उसके बिहेवियर अनयूजुअल था और एक्टिविटीज सस्पिशियस थी। उन्होंने उसे कस्टडी में लिया। शुरू में वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। किसी को भी देखकर ये नहीं लगता था कि ये इतने ब्रूटल क्राइम्स कर सकता है। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ी, उसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगा। पुलिस ने उसे डायरेक्ट एक्यूज करने के बजाय केयरफुली से सवाल पूछा। उसका जवाब ऑब्जर्व किए, उसके रिएक्शंस को स्टडी किए। उन्हें पता चल रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। कुछ टाइम बाद प्रेशर और क्वेश्चनिंग के बाद आजुमा ने अपना कंट्रोल खोना शुरू कर दिया और फिर उसने धीरे धीरे अपने क्राइम्स को एक्सेप्ट कर लिया। आजुमा ने कन्फेस किया कि वो छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाता था। उन्हें सुनसान जगह में लेकर बच्चों को अटैक किया करता था। जून हादसे के केस में किडनैप करने से कटा हुआ सिर रखने तक हर डिटेल्स को बताया। आजुमा अपने क्राइम्स को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन उसे कोई गिल्ट नहीं था। उसके लिए ये सब एक गेम और एक्सपेरिमेंट जैसा था। आजुमा का कन्फेशन सिर्फ एक क्राइम सॉल्व नहीं करता, बल्कि एक ऐसा सच सामने लाता है जो और भी ज़्यादा डरावना है। कभी कभी एक नॉर्मल दिखता हुआ इंसान अंदर से इतना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी जो देखते हैं वो असल में नहीं होता, बल्कि हमें जो दिखाते हैं उसे ही सामने वाले की असलियत मान लेते हैं। किलर आजुमा का सच सामने आने पर पूरा जापान शॉक में था। सब लोग ये जानना चाहते थे कि इतने ब्रूटल क्राइम्स के बाद किलर जो माइनर है उसे क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। जापान के लॉज के अकॉर्डिंग माइनर्स के साथ अलग तरीके से डील किया जाता है। इस केस ने उसका नाम पब्लिक नहीं किया गया। लॉज के मुताबिक माइनर्स के आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाता है, तो उसे बॉय ए के नाम से रिफर किया गया। जुलाई 16 को उसका ट्रायल नॉर्मल कोर्ट में नहीं बल्कि जुवेनिल कोर्ट में हुआ। जुलाई 25 में आजुमा को जुवेनिल डिटेंशन सेंटर भेजा गया। वहाँ पर उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हुआ। उसे ऑब्जर्व किया गया और उसकी मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। आजुमा 18 साल होने के बाद भी जुवेनिल डिटेंशन सेंटर में रहा। 2001 नवंबर में वहाँ की स्टाफ के द्वारा अच्छे असेसमेंट के कारण उसे तोहोकू जुवेनिल ट्रेनिंग स्कूल में ट्रांसफ़र किया गया। वहाँ पर नकली नाम से रहा, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछने पर अपना पहचान साकाकीवारा बताया। इसके लिए उसे बार बार धमकाया गया, जिसकी रिजल्ट 2002 की समर में एक घटना से हुई, जिसमें उसने हाफ नेकेड होकर अपने साथियों को बॉल पेन से धमकाया। आजुमा ने अपने ही शरीर में एक बॉक्स कटर से खुद को हार्म किया। इस इंसिडेंट के कारण कोबे फैमिली कोर्ट ने
उसकी एक्सटेंशन को कम से कम 2004 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन जुवेनिल ट्रेनिंग स्कूल ने आजुमा की रिहाई 2003 में करवा दिया। इस डिसीजन के बाद जापान में लोगों के बीच गुस्सा और डिबेट हुई। उनके हिसाब से इतने सीरियस क्राइम के लिए पनिशमेंट काफ़ी नहीं है। इस केस के बाद जापान ने अपने जुवेनिल लॉज में चेंज किए। सीरियस क्राइम्स के लिए माइनर्स पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बात हुई। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को भी इम्प्रूव किया गया। तो ये थी कोबे चाइल्ड मर्डर्स केस की एक डिस्टर्बिंग सॉल्व्ड कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक मासूम 11 साल का बच्चा को एक 14 साल का लड़का इतनी बेरहम तरीके से मर्डर कैसे कर सकता है। इस केस ने हमें ये सिखाया कि कभी कभी खतरा बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर होता है। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज़ एक वेपन नहीं, बल्कि एक अनस्टेबल माइंड होता है। और जब वो माइंड कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो उसका रिजल्ट कितना हॉरिफाइंग हो सकता है। ये केस उसका सबसे डार्क और रियलिटी एग्जाम्पल है। आज भी ये केस जापान हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग केसेस में से एक माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऐसा क्राइम्स को पहले ही पहचाना जा सकता है? क्या किसी डिस्टर्ब माइंड को समय पर समझा जा सकता है? और शायद अगर इसका जवाब मिल जाए तो शायद फ्यूचर में ऐसे केसेस को रोका जा सकता है। आपको ये सॉल्व केस कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि जून हासे को जस्टिस मिला, या फिर सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हुआ? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ऐसे रियल और मिस्टीरियस केसेस पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही और रियल इंसिडेंट्स लाती रहूँगी। हमारी चैनल केवल सच को नहीं, बल्कि सच के पीछे छिपा सन्नाटे भी दिखाते हैं।